अब देखो एक्सेल के अंतर्गत कल तो इसका इंट्रोडक्शन हमने जान ही लिया था, है ना। अब इसके अंतर्गत हम बनाना स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी हम इसके अंतर्गत कई प्रकार के बनाएंगे, जैसे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ना, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, शॉप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये सभी जो है एक ही मेथड पर ही इंक्लूड होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस इसमें आता है। फिलहाल सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी अपने ही इंस्टीट्यूट का या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट का अपने को डेटा मैनेज करना है, किसी भी स्टूडेंट का, तो उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें हम स्टार्टिंग से पूरा देखेंगे। स्टार्टिंग से मतलब यानी उसके एडमिशन से लेकर के उसको रिसिप्ट देना, इनकम और एक्सपेंसेस इंक्लूड करना, और सारी उसकी डिटेल अपने पास कंप्लीटली हो, यानी A to Z वर्क पूरा कंप्लीटली हम इसमें देखेंगे। तो हर एक वर्क इसमें हम करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप उसको चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल पहले भी बता चुकी हूँ, जैसा बता रही हूँ उस शेड्यूल में करना है, और आज का काम आज ही खत्म करना है। डेटाबेस का कुछ भी नाम नहीं दे, व्यवस्थित नाम दे। जैसे अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, तो नाम फाइल का आपका इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट प्रॉपर दे। कहीं भी पिक्चर में, ई में, सॉरी सी में, वीडियो के अंतर्गत, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत इधर उधर कहीं भी अपनी फाइल को नहीं डालें। व्यवस्थित तौर पर डी या ई में अपने अपने नाम का एक एक फोल्डर क्रिएट करें। फोल्डर बनाना सभी को आता है, ठीक है ना। अपना अपना फोल्डर बनाना, प्रॉपरली उसका नाम डिफाइन करना, और उसी के अंतर्गत आपकी फाइल सेव होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें वर्ड जैसा नहीं रहेगा कि आप रोज के रोज नई फाइल बना लो। स्टार्टिंग के 3 दिन तक नई फाइल बना सकते हो, लेकिन 3 दिन के बाद आप सोचो कि फिर से नई फाइल बनाते चले, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। हर बार उसी फाइल में अपने को काम करना है, यानी एक फाइल पे मिनिमम 15 से 20 दिन काम चलेगा। आ रही बात समझ में। तो वर्ड जैसा शेड्यूल नहीं अपनाना। वर्ड में तो अपन थोड़ा बहुत फॉर्मेट कर लेते हैं, तो बार बार रेंट कमांड चला करके और डेटा अपना कवर कर लेते हैं। एक्सेल में ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे अपने को एक ही वर्कबुक लेनी है, इसके अंदर कई सारी शीटें अपनी आवश्यकता के अनुसार इंक्रीमेंट करेंगे और उस पर प्रॉपरली डाटा तैयार करेंगे। अब शीट अभी एक है तो आप आसानी से याद रख सकते हो, लेकिन जब इसी में शीट ज़्यादा इंक्रीमेंट कर लेंगे तो हर एक शीट का अपना अपना नाम होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम उसे आसानी से मैनेज कर सकें। जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, डेटा मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कोई एरर आ रहा है, तो हम भी अगर आपकी शीट को देखें तो केवल वो शीट आपको ही समझ में नहीं आनी चाहिए। वो शीट जब हम चेक करें तो हमें भी प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। जैसे मान लो 10 शीट की आवश्यकता थी, आपने जब डेटा इस पर कंप्लीट करते गए तो 10 शीट इंसर्ट कर ली, उनका कोई का भी नाम नहीं दिया है किसी भी शीट का। किस शीट पे डेटा जाकर के सर्च करोगे? कभी बोलोगे फोर्थ वाली ओपन कर लो, कभी बोलोगे फिफ्थ वाली ओपन कर लो। तो किसी भी एक स्टूडेंट को हम प्रॉपर फिर इतना टाइमिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसे आप लोग ये 1 घंटा अपना प्रैक्टिकल का होता है, सभी को टाइमिंग दे पाएंगे तो मुश्किल से 4-4 5-5 मिनट दे सकते हैं, ये भी ज़्यादा बता दिया। इससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं दे पाते। तो प्रॉपर अपनी शीट का जो मैं नाम बताऊंगी उस नाम के आधार पे अपनी अपनी शीट का नाम रखते हुए जाना है, और उस आधार पे ही शीट मैनेज करना है। फॉर्मेटिंग वगैरह भी प्रॉपर करना है। ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगर ये सब आपको पता ही होता कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आने की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। कई बार हम बोलते हैं कि फॉर्मेटिंग जरूरी है, लेकिन स्टूडेंट अपना दिमाग लगा लेते हैं, अरे फॉर्मेटिंग क्या है, डेटा करके तो देख लिया। अरे करना मतलब वही सिर से उतारने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, करके देखना है एज अ वेल फॉर्मेटिंग। यानी हम पहले भी एग्जाम वगैरह दे चुके हैं और अभी भी दे ही रहे हैं। एग्जाम में भी आप लोगों ने देखा होगा, जिसकी राइटिंग व्यवस्थित होती है वो अगर थोड़ा बहुत गलत भी लिख देता है तो उसे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और किसी की राइटिंग इतनी रद्दड़ है, उसने भले कितना ही अच्छा लिखा हो, पूरा बुक में से एज इट इज भी टापा होगा ना, तो भी उसके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो यहाँ पर भी आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि कोई भी आपका डेटा ओपन करके देखे तो लगे कि हाँ वाकई में डेटा बनाया है, ठीक है ना। तो अब फिलहाल इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपन ने एक्सेल को ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस शीट पे अपन अपना पूरा डेटाबेस तैयार करेंगे। इसके लिए अपने को अलग अलग फील्ड की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप लोगों का डेटाबेस रखना है, तो आप लोगों की हम क्या क्या डिटेल रखेंगे। तो नॉर्मली आपका नाम, पिताजी का नाम, कोर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, है ना, ये तो हम, और आपका एड्रेस, ये तो हम पर्सनली डिटेल रखेंगे ही रखेंगे। अदरवाइज फीस का शेड्यूल भी हमें इसी के अंतर्गत रखना है, तो वो सारी फील्ड हम यहाँ पे तैयार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे फर्स्ट सेल पे हमने कर्सर रखा, यहाँ पे फील्ड का नाम दे दिया सीरियल नंबर पहला। दूसरा हमने दे दिया, जैसे कहीं पर भी किसी भी कोर्स में हम एडमिशन लेते हैं
या कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर या एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है जो उसके लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक नंबर जनरेट कर लेंगे जिसको अपन नाम दे सकते हैं, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर नाम दे दो या इनरोलमेंट नंबर भी आप नाम दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अपन ने दे दिया मान लो इनरोलमेंट, ठीक है। अब इनरोलमेंट के बाद अभी जैसे कई बार ऐसा लिखते हैं हम डेटा तो अपने कॉलम से डेटा जो है बाहर जाता है, तो ऐसे में हमें अपने कॉलम की विड्थ को बड़ा करना है। तो कॉलम की विड्थ को बड़ा करने के लिए जहां पर आपका कॉलम का नाम लिखा आता है उसकी जो राइट हैंड तरफ वाली बॉर्डर होती है उस पर आप कर्सर को एक्टिव कर सकते हो, या तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो भी इस कॉलम की साइज बड़ी हो जाएगी, और डबल क्लिक नहीं हो पा रहा है तो सिंगल क्लिक को प्रेस करते हुए माउस को मूव कर दो तो भी कॉलम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने लिया इनरोल। अब इनरोल में अपन थोड़ा सा नंबर और जोड़ देते हैं, इनरोलमेंट नंबर, और अब डबल क्लिक करके एक बार इसको बड़ा कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद क्या लेना है, तो मान लीजिए इसके बाद हमने ले लिया है नेम, स्टूडेंट का नेम, है ना। इसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे फादर नेम। फादर नेम के बाद अब इसका भी कॉलम का साइज हमें जो है बड़ा करना पड़ेगा, है ना। फादर नेम के बाद मान लो हमने ले ली है डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हमने ले लिया है कोर्स, ठीक है। कोर्स के बाद हमने ले लिया है मोबाइल नंबर, क्योंकि इसकी भी अपने को ज़रूरत पड़ेगी, और मोबाइल नंबर के बाद मान लीजिए हमने ले लिया है एड्रेस, ठीक है। अदरवाइज फिर आपकी रिक्वायर के बेसिस पे कि आप उसकी पर्सनल डिटेल के लिए कितनी फील्ड ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल के बाद हम ये चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट का फीस का रिकॉर्ड भी इसी में मेंशन कर ले। तो जैसे अपन ही फीस ले रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट की अपन ने फीस निर्धारित कर रखी है डीसीए और पीजीडीसीए की, तो उसको अपन जो है 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट भी 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में ही उसे पे करेंगे, तो हर बार वो कितना जमा कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली उसमें ऐड होता जाए, तो उसके लिए फील्ड तैयार कर लें। तो सबसे पहले तो अपना आ जाएगा एडमिशन फीस, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, ठीक है। दूसरा आ जाएगा अपना एग्ज़ाम फर्स्ट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपना इंस्टॉलमेंट सेकेंड, ठीक है ना। अब इसी को फिर बड़ा कर लो, इसके बाद फिर अगला जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एग्ज़ाम सेकेंड, और ये आ जाएगा आपका इंस्टॉलमेंट थर्ड, है ना। सॉरी ये सेकेंड हो गया है। अब इसकी भी कॉलम की साइज में इंक्रीमेंट कर दो। इसके बाद ये तो 3 मेन इंस्टॉलमेंट बना रखे हैं, पर मान लीजिए कि अपने 3 इंस्टॉलमेंट है और स्टूडेंट जो है 3 में जमा नहीं कर रहे हैं, किसी एक इंस्टॉलमेंट को मान लो वो हाफ पार्ट में कर देते हैं तो 3 की जगह वो 4 में कर रहे हैं, तो अपन एक और यहाँ पे फील्ड तैयार कर लेते हैं क्या, अदर नाम से, कि बाकी का पेमेंट जो है अपन अदर में इंक्लूड कर देंगे। यानी टोटल कितने इंस्टॉलमेंट में स्टूडेंट अपने को फीस दे सकते हैं, तो 4 में। अगर आपका इंस्टीट्यूट है और आप चाहते हैं कि अपन मंथली शेड्यूल रखते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट पे मंथली कम होता है लेकिन स्कूल वगैरह में देखें तो वहाँ मंथली का शेड्यूल चलता है ना, पर मंथ चलता है, तो आप फिर इसमें मंथ के बना लीजिए उतने इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। जनवरी फरवरी ऐसे अपन पूरी फील्ड तैयार कर लेंगे। फिलहाल अपना 4 इंस्टॉलमेंट में है तो अपन ने 4 फील्ड तैयार कर ली। इसके बाद मैंने एक फील्ड तैयार की है स्टूडेंट पे फीस, या डिपॉजिट फीस भी अपन ले सकते हैं, यानी अभी तक टोटल अपने को स्टूडेंट कितनी जमा कर चुके हैं वो सारी इसमें ऐड होकर के आ जाए, ठीक है। और एक अपन ने ले रखा है कोर्स फीस, कि टोटल कोर्स की फीस कितनी है, ये फील्ड अपन ने ले रखी है। और एक अपन ने फील्ड यहाँ पे मान लो बना ली कि भाई यहाँ ये तो पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ने कितनी जमा किया है और कोर्स फीस कितनी है, बाद में हम ये चाहते हैं कि उसकी कितनी बची है, यानी ड्यू फीस उसकी कितनी है वो भी अपने को यही शीट पे पता चल जाए। तो एक फील्ड आप क्या डिफाइन कर सकते हो, ड्यू फीस। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, ये सिर्फ अपन ने फील्ड फील्ड तैयार की है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर अगर इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए कंप्लीटली, और इसके बाद इसकी इसमें बॉर्डर डालनी है तो देखो ये यहाँ पे बॉटम बॉर्डर आ रहा है, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना, है ना। तो इसमें सभी सेल में जो है बॉर्डर आ जाएगी। इसका कलर वगैरह देना है तो ये यहाँ पे वर्ड में मिलता है अपने को बैकग्राउंड कलर, इस पर क्लिक कर देना। एनी कोई भी कलर जो आपको देना हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। फिलहाल जैसे अपने को ये देना है तो ये कलर अपन ने रखा। अब फ़ॉन्ट इस पर दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर फ़ॉन्ट में गए और यहाँ से कोई भी लाइट वेट फ़ॉन्ट आप यूज़ कर लो, या तो येलो भी कर सकते हो या फिर वाइट रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। अब अपन चाहते हैं कि थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज़ है वो भी इंक्रीमेंट कर दे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मिलता है ये फ़ॉन्ट साइज़, इस पे जाना और जितनी भी साइज़ आपको रखनी है उतनी आप रख सकते हो।
अलाइनमेंट सेंटर कर दो, तो ये सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से, और इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड, ठीक है। पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही साइज बढ़ाई तो वापस अपने कॉलम अव्यवस्थित हो गए। तो एक तरीका तो ये है कि भाई फिर से हर एक कॉलम पे जाओ, बॉर्डर पे डबल क्लिक करते हुए इनकी साइज को इंक्रीमेंट करो, है ना। लेकिन अगर इसमें थोड़ी बहुत आलसी आती है तो एक्सेल का कहना है कि एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, तो होम मेन्यू में आपको यहाँ पे एक पार्ट मिलता है, सेल पार्ट, सेल, ठीक है। इस सेल में मिलेगा आपको फॉर्मेट, मिल रहा है, होम में सेल और सेल में फॉर्मेट। और फॉर्मेट में देखो एक ऑप्शन मिलता है कॉलम विथ, एक तो कॉलम विथ मिल रहा है, एक और इसी के नीचे मिल रहा है ऑटो फिट कॉलम विथ। ऑटो फिट कॉलम विथ आपको याद हो तो अपन ने एमएस वर्ड में भी पढ़ रखा था, टेबल के अंदर क्या करता है, ये डेटा के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कॉलम की विथ को मैनेज कर देता है। तो इसी को क्लिक कर दे तो ये काम कर देगा अपना। तो हमने इसी पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखो कि सारा डेटा अब अपना सिस्टमेटिक आ रहा है, क्योंकि उसने खुद ब खुद कॉलम की साइज को बड़ा कर दिया, है ना। अब मुझे यहाँ पर जो डेटा देंगे इसका भी कलर देना है, तो इतनी शीट को मैंने सेलेक्ट किया, जितना भी डाउन तक आपको लेना है ना। फिलहाल जैसे पूरी शीट का लेना है तो आपका उसके लिए भी एक तरीका है, क्या कर सकते हो, पहले तो यहाँ जितना ले जाना है राइट हैंड तरफ उतना एरिया सेलेक्ट कर लो। डाउन में कहाँ तक जाना है, तो जितना भी जाना हो, एक तो तरीका है कि माउस से पूरा सिलेक्शन कर लो, नहीं तो कल मैंने आप लोगों को इसका शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जिससे पूरा 10 लाख तक का ही कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो वो आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर देना, आ गया 10,48,576। अब इसका पूरे का ही कलर देना है, बैकग्राउंड कलर, तो आप यहाँ से फिल कलर में जाओ और एनी कोई भी कलर आप इसमें पुट कर दीजिए। अब एकदम प्लेन आ रहा है, इस पर बॉर्डर डालनी है तो कहाँ जाएंगे, ऑल बॉर्डर में, यानी बॉर्डर में ये ऑल बॉर्डर आ गया कंप्लीटली सेल अपना, ठीक है। अब इसमें अपने को डेटा तैयार करना है। अब अपन डेटा तैयार करने गए तो हमने देखा कि यहाँ पे अपनी कुछ फील्ड छूट गई है। जैसे अभी अपन ने इसमें तो सारा ले लिया, लेकिन अगर हम इसमें बैच टाइम और मेंशन कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि स्टूडेंट जो है किस बैच में आते हैं ये भी अपने को पता चल जाएगा। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना पड़ सकता है। तो वो फील्ड कहाँ लेना चाह रहे हो, तो जैसे हम चाहते हैं कि इनरोलमेंट के बाद आ जाना चाहिए बैच टाइम, तो आपको अब यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है। तो मैं वर्ड में बता चुकी थी कि कैसे इंसर्ट करते हैं, यहाँ भी सेम वही तरीका है। एक तरीका है, इसी सेल पे राइट क्लिक करो जहां आप हो, और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट, इसको क्लिक कर देना। इसमें मिल रहा है कि किसे इंसर्ट करना है, सेल करना है, कॉलम करना है, रो करना है। तो मान लो मैंने दे दिया कॉलम और ओके को क्लिक कर दिया, आ गया एक कॉलम इंसर्ट होकर के। दूसरा तरीका है, यहाँ पे वही जो अभी अपन सेल में गए थे ना, इसी में मिल रहा है सेम इंसर्ट, इस पे क्लिक कर देना। जैसे राइट क्लिक करके याद नहीं रहे तो यहाँ से भी आप ला सकते हो। इसमें भी देखो वही ऑप्शन मिल रहा है, इंसर्ट शीट कॉलम, इसको भी अगर आप क्लिक करोगे ना तो सेम वही विंडो ओपन होगी और एक और कॉलम अपना यहाँ पर ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। फिलहाल 2 की जरूरत नहीं है अपने को, 1 की ही जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने फील्ड ले ली क्या, तो मैंने दे दिया यहाँ पे बैच टाइम, ठीक है। अब एक फील्ड और सपोर्ट के लिए अपन अभी आगे खाली मेंशन करेंगे, जिसकी बाद में अपने को जरूरत पड़ेगी। हालांकि अपन चाहे तो उसे बाद में भी ले सकते हैं, फिलहाल छोड़ देते हैं, अभी बाद में ही ले लेंगे, कहाँ पहले से पूरी तैयारी करेंगे। इतना तो क्लियर है ना। अब सीरियल नंबर लेना है, तो हम सीरियल नंबर डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हर बार सीरियल नंबर टाइप नहीं करना पड़े। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसमें दे दो पहले 1 और फिर 2, यानी इसको बता दो कि इंक्रीमेंट कैसे होगा। तो हमने बोला भाई पहले तो 1, फिर 1 में +1 हो तो क्या आना चाहिए 2। तो अपन ने अभी स्टेप चला के नहीं बताई, सीधे सीधे अपन ने 2 दे दिया। अब जैसे ही अपन 1 2 दे देते हैं और दोनों को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट के बाद मैंने बोला था ना कि इस पे अलग अलग कर्सर की पोजीशन आती है, तो प्लेन ब्लैक कर्सर की पोजीशन आपको लेकर आना है, और इस पे क्लिक को प्रेस करते हुए जितना भी डाउन तक आपको लेकर जाना है उतना आप कर दीजिए, तो ये नंबरिंग खुद ब खुद बढ़ा देगा। ये तरीका तो शायद अपन ने वर्ड में देखा हो या एक्सेल में पहले बताया हो, है ना। आया ये समझ में। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा अब अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूले फंक्शन स्टार्ट करने के लिए एक्सेल में हमेशा इक्वल असाइन का यूज किया जाता है, और सभी को अपना अपना काम दे दिया गया है, सब फॉर्मूले अपना अपना अलग अलग व्यवस्थित काम करते हैं। फिलहाल मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इक्वल लगाएंगे उसके लिए, और एक फॉर्मूला होता है रो, RO
W रो। अब जब फंक्शन फॉर्मूले लगते हैं ना तो इसके साथ ये ब्रैकेट असाइन होता है, ब्रैकेट स्टार्ट भी होगा और ब्रैकेट क्लोज भी होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। ये क्या काम करेगा, तो इस रो फॉर्मूले का काम होता है कि करंट में आप जिस रो पे हो उस रो का नंबर आपको देने का काम करेगा। यानी आप 10वीं रो पे हो तो 10 नंबर देगा, 5वीं पे हो तो 5 देगा, दूसरी पे हो तो 2 देगा। अब अभी कहाँ है अपन, दूसरी रो पे है, यानी ये आंसर में अपने को क्या देना चाहिए, 2 देना चाहिए। अब जैसे अपन ने एंटर किया, दे रहा है बिल्कुल 2, यानी करंट जिस रो पे हो उसका नंबर देने का काम करता है रो का फॉर्मूला। पर हमारा इससे ये कहना है कि भाई आपने 2 तो हमें दे दिया जो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, लेकिन आपके अनुसार यानी शीट के अनुसार जो है वो दूसरी रो पे है, लेकिन हमारे डेटा के अनुसार दूसरी रो से हमारा पहला रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाली रो से तो अपन ने फील्ड मेंशन कर रखी है, तो सेकंड वाली रो से अपना पहला रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, यानी अपना नंबर क्या आना चाहिए, 1। तो ये तो सभी को बेसिकली पता है कि जब किसी भी स्टेप में +1 करना हो, यानी एक कदम आगे बढ़ाना हो तो +1 कर देते हैं, एक कदम पीछे आना हो तो माइनस कर देते हैं। तो क्या मैं इस फॉर्मूले में आगे बोल दूं कि भाई माइनस कर दे 1 रो तो मुझे 1 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, ये जो फॉर्मूला बार है, अब ये भी ध्यान रखना कि जब अपन फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल शीट में तो ये fx यानी फॉर्मूला बार नाम से एक फॉर्मूला बार यहाँ ओपन होगी, इसी में जाकर के अपने को डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक के द्वारा एक्टिवेट करके और फिर इसमें प्लस माइनस करना है, जो भी कैलकुलेशन अपन यानी एडिशन जो भी करें वो यहाँ करना है ना। तो यहाँ लगाएंगे अपन माइनस और क्या करें 1, एंटर कर दो, आ गया 1, यही चाहिए था अपने को, है ना। अब इसी पे क्लिक करके कॉर्नर पे फिर ब्लैक कर्सर की पोजीशन लेकर के आकर के और इसको आगे तक अप्लाई कर दो, हो गया अप्लाई। यानी इससे पहले भी जब 1 और 2 लिया था तो भी उसने वही सीक्वेंस दे दिया और यहाँ पर भी कंप्लीटली उसने वो सीक्वेंस दे दिया, तो ये अपन लेकर आ सकते हैं। क्लियर सभी को, है ना। अब आता है इनरोलमेंट नंबर, कि इनरोलमेंट नंबर कैसा बनाए। बेसिकली वैसे इनरोलमेंट नंबर भी हम प्रॉपरली बनाना देखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे, फिलहाल अभी मैं नॉर्मल दे रही हूँ यहाँ पे कि अपन ये चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का नंबर ले तो या तो अपन उसे पूरा न्यूमेरिकल में ले सकते हैं या फिर पूरा कैरेक्टर में ले सकते हैं या फिर कैरेक्टर और न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट का जो इनरोलमेंट नंबर हम डिफाइन करें उसमें एकेडमी का नाम भी आ जाना चाहिए थोड़ा सा। तो अपन यहाँ पे उसका शॉर्ट में ले सकते हैं क्या, तो मान लो मैंने दे दिया SA यानी शुभम एकेडमी, और एक नंबर बेसिकली मैंने यहाँ पे दे दिया है, या तो सीधे सीधे दे दो या हाइफन लगा के दे सकते हो 1001, ठीक है। इसी तरह अगला मैंने दे दिया SA 1002। अब इसी तरह मुझे ये सीरीज भी आगे तक अप्लाई करना है, तो दोनों को ही सिलेक्ट करो, कॉर्नर पे कर्सर रखो और इसको आगे तक अप्लाई कर दो, ये भी आ गया अपना। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक्सेल में कर्सर की पोजीशन समझाई थी, तीनों कर्सरों को अपना अपना काम बता दिया, कर रहे हैं वो अपना अपना काम, ठीक है। अब अगला मिल रहा है आपको क्या, बैच टाइम। अब बैच टाइम अपने को मिल रहा है तो एक तरीका तो ये है कि भाई बैच टाइम आप टाइप कर दो, कोई 10 वाली बैच के स्टूडेंट है तो 10 से 12, कोई 9 का है तो 9 से 11, 7 का है तो 7 से 9, ये अपन टाइमिंग टाइप कर सकते हैं। पर एक्सेल का कहना है कि अगर टाइप नहीं करना चाहते हो, चूज करना चाहते हो, जैसे नहीं एक ड्रॉप डाउन बना हुआ आता है उसमें जब अपन उस पर क्लिक करते हैं तो कई सारी वैल्यू ओपन हो जाती है और उसमें से जो भी करंट वैल्यू अपने को लेना हो वो अपन चूज कर लेते हैं। उसमें फिर क्या होता है, जो ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो सब हाइड हो जाती है और जो करंट वैल्यू अपन ने सेलेक्ट की है वो आ जाता है। या आपने ज़्यादातर ऑनलाइन फॉर्म वगैरह डाले होंगे तो उसमें जब अपन स्टेट वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो स्टेट की पूरी लिस्ट आती है, उस लिस्ट में से अपन एक अपना स्टेट सेलेक्ट कर लो तो फिर वापस पूरी लिस्ट हाइड हो जाती है और वो एक स्टेट जो आपने सेलेक्ट किया करंटली वही रहता है, उसे बोला जाता है ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर इसमें भी ड्रॉप डाउन ऐसा बन जाए जिससे अपने को टाइप नहीं करना पड़े। एक तरीका तो ये है कि सिंपल सिंपल टाइप करते जाइए, तो हम अगर इसमें ड्रॉप डाउन बनाना चाहें तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। अब सिलेक्ट में आप ये चाहते हैं कि भाई मैं 10, 12 या 15 या 20 को सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, पूरा कॉलम ही सिलेक्ट करना है, तो वापस वही तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो आ गया। अब ड्रॉप डाउन बनाने के लिए जाना कहाँ पड़ेगा, अब देखो इसमें मैं वर्ड की तरह सिक्वेंसली मेन्यू नहीं पढ़ाऊंगी, इसमें जब जहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ रही है उसमें वहां पहुंचेंगे, है ना। तो यहाँ अपने को अब जाना पड़ेगा डेटा मेन्यू में, ठीक है। और डेटा में हमें ऑप्शन मिलता है डेटा वैलिडेशन,
और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन, मिल गया। अब इसमें आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया, इसमें आपको बोल रहा है अलाउ, अलाउ की जगह आपको लेना है, इस पर क्लिक करना, तो इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको लिस्ट, क्योंकि अपन सभी की लिस्ट बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से लिस्ट लेंगे। तो उसका कहना है लिस्ट ले रहे हो तो उसकी वैल्यू बता दीजिए, मतलब कौन कौन सी वैल्यू उसमें रखना चाह रहे हो। तो हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने बोला कि एक तो हमें टाइम रखना है 7 to 9, और जब दूसरी वैल्यू दो तो स्पेस के द्वारा मत देना, स्पेस दोगे तो वो समझेगा नहीं, नहीं तो ड्रॉप डाउन ओपन होगा तो उसमें भी एक ही लाइन में डेटा आएगा, यहाँ पे कॉमा लगा देना। अब अगला बेस्ट टाइम दे दिया, क्या दे दिया 8 to 10, अगला दे दिया हमने 9 to 11, अगला दे दिया हमने 10 to 12, अदरवाइज जितने भी टाइमिंग है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अब इसको कर दो आप यहाँ से ओके। कोई फर्क दिखाई दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन अब पहुँचते हैं अपन फिर से डेटा पर। अब आप देखो जैसे अपन सेल पे कर्सर रख रहे हैं तो दूसरी सेल पे कर्सर रखे तो यहाँ कोई एरो वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन बेस्ट टाइम वाले कॉलम पे कर्सर रख रहे हैं तो एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, मतलब एक एरो आ रहा है, ड्रॉप डाउन गलत बोल दिया। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो जो वैल्यू आपने दी है वो सारी वैल्यू यहाँ आएगी, इसमें से जो भी स्टूडेंट है जिस बैच का है वो बैच टाइम आपको टाइप नहीं करना है, बस सिलेक्ट कर लो, आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जब कई सारी वैल्यू हो और उनका एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहो तो डेटा वैलिडेशन में जाकर के आप बना सकते हो, जिससे टाइप करने से बचा जा सकता है ना। अब अपन ने लिया 7 to 9, अब इसके बाद नाम ले लो, तो नाम में जैसे अपन ने पहले स्टूडेंट का नाम दे दिया और इस कॉलम की भी साइज को इंक्रीमेंट कर देते हैं। फादर नेम हमने दे दिया है जैसे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दे दिया हमने। अब कोर्स ले लेते हैं, तो कोर्स में भी जैसे अपने इंस्टीट्यूट के 4 कोर्सेज हैं, DCA, PGDCA, CPCT और टैली, तो चारों का ही रिकॉर्ड रखेंगे अपन। तो यहाँ पर भी हम चाहें कि चारों अपने को टाइप नहीं करना पड़े तो सेम वही तरीका अपना सकते हैं, यानी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, डेटा वैलिडेशन, फिर डेटा वैलिडेशन, यहाँ से जाकर के ले लीजिए लिस्ट, और इसमें आप दे सकते हैं सारे कोर्सेज जैसे DCA, कॉमा PGDCA, कॉमा CPCT और कॉमा टैली, और इसको कर दो ओके। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे कोर्सेज आ गए, इसमें से अपने को जैसे DCA का स्टूडेंट है तो DCA सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आता है अपना मोबाइल नंबर, बेसिकली नॉर्मली जो भी मोबाइल नंबर आपका है वो आप डाल दीजिए, है ना। एड्रेस डालना है तो एड्रेस दे दिया जैसे मैंने, है ना। अब आता है फीस का इंस्टॉलमेंट कि भाई फीस, तो जैसे अभी अगर आप लोगों का ही रिकॉर्ड मान रहे हैं कि ये रख रहे हैं तो अभी आप लोगों का एडमिशन हुआ है तो आप लोगों ने एडमिशन फीस जमा की है, ठीक है। मान लीजिए अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कि हमें आप लोगों ने एडमिशन फीस जमा कर दी है जैसे 6,500 रुपये, ठीक है। और फिर हमने देखा कि आपके आगे एग्जाम फॉर्म भी डल रहे हैं तो उसकी अभी फीस आपने जमा की है जैसे 2,000 रुपये, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट जो है ये केवल 4 इंस्टॉलमेंट ही जमा करेंगे, तो हम चाहते हैं कि ये 4 में जितना भी वो जमा करता है टोटल जुड़ के आ जाना चाहिए। जैसे अभी अगर अपन देखें कि शुभम ने अपने को टोटल कितनी फीस जमा की है, तो कितना जमा कर दिया उसने, हाँ 8,500। तो अब मान लो वापस से अगर वो हमें और पेमेंट जमा कर देता है तो हम चाहते हैं कि वो टोटल जितना भी पेमेंट जमा करे वो सारा जुड़ करके आ जाना चाहिए, ताकि बार बार हमें नहीं जोड़ना पड़े। अभी जोड़ना पड़ा अपने को कि भाई उसने कितना फीस दे दिया है, तो फिलहाल हम चाहते हैं कि वो खुद जोड़ के बताए। तो इसको जोड़ करके कहाँ लाना चाह रहे हो, तो अपन ने एक फील्ड बना रखी है स्टूडेंट पे फीस। हम चाहते हैं कि जितना भी ये 4 इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट जमा करे वो सारा जुड़ करके इसमें आना चाहिए। तो यहाँ जिस सेल में वैल्यू लानी है वहाँ कर्सर रखेंगे और यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। एक्सेल में किसी भी वैल्यू को प्लस करने के लिए लगाया जाता है सम का फॉर्मूला, तो यहाँ लगाएंगे इक्वल SUM सम, ठीक है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो, देखो जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट किया तो बोल रहा है नंबर वैल्यू, है ना, यानी फर्स्ट नंबर फिर कॉमा फिर सेकंड नंबर। तो एक तरीका तो यह है कि आप एक सेल को सिलेक्ट करो फिर कॉमा लगाकर दूसरी फिर कॉमा लगा करके तीसरी, लेकिन अपना क्या है कि सारी जो फीस आ रही है वो सिक्वेंसली अपन ने दे रखी है ना, इसमें सब सीक्वेंस से दे रखा है तो अपने को कॉमा लगा कर देने की जरूरत नहीं है। आप उसको सिलेक्ट करके बता दो कि कहाँ से कहाँ तक का टोटल करें।
तो मैंने बोला कि टोटल करे ये कहाँ से, तो J2 से, यानी J कॉलम है और 2 रो है और फील्ड का नाम है एडमिशन फीस इंस्टॉलमेंट 1। तो यहाँ से सिलेक्शन करके मैंने बताया कि यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करें, तो बोले एंडिंग कहाँ तक हो, तो हमने इसी को सिलेक्ट करके आगे तक बोल दिया कि एंडिंग कहाँ तक जाए अपनी, अदर तक। फील्ड का नाम देखो क्या आ रहा है, J2 से M2 तक, ये है J, ये 2 रो तो J2 और जाएगा कहाँ तक, M और 2 तक आ जाएगा। आप ब्रैकेट को बंद कर दो और कर दो यहाँ पे एंटर, बता दिया 8.5। अब ये तो अभी तक जो वैल्यू पहले से डिफाइंड थी उनको जोड़ के बताया। अब अगर हम इसमें कोई नई वैल्यू जोड़ दें, मान लो जैसे हमने दे दिया कि भाई उसने अपने को फिर वापस 4,000 रुपये और जमा करवा दिए, ऑटोमेटिक बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि भाई हमने यहाँ से यहाँ तक का रेफरेंस दे चुका है। अब दे चुके हैं तो इन चारों में से जहां पर भी वैल्यू आप ऐड करोगे वो प्लस होगी ही होगी, क्योंकि उसके एरिया में है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से, अब ये तो लगाया अपन ने एक के लिए। मान लो अब अगला स्टूडेंट का फिर एडमिशन अपन ले रहे हैं, तो फिर से इधर आ गए अपन, अगले स्टूडेंट का अपन ने लिया, तो मान लो अगले स्टूडेंट है अपने 8 से 10 वाली बैच के, है ना। अगला नाम अपन ने टाइप कर दिया है, अब यहाँ पे अपन ने ले लिया जैसे कोर्स में इनका PGDCA, है ना। एड्रेस दे दिया। अब आता है फिर से इनका फीस का इंस्टॉलमेंट, तो मैंने दिया, मान लो इन्होंने अभी एडमिशन फीस जमा की है 5,000 रुपये और एग्जाम फीस सपोज करते हैं कि इन्होंने अपने को दे दिया है 3,000 रुपये, टोटल कितना दे चुके हैं 8,000। पर आप देखेंगे अगर आगे बढ़े इसी में, तो यहाँ पे अपने को 8,000 जो है कैलकुलेट करके नहीं दे रहा है, इसकी जोड़ करके आनी चाहिए, इसकी भी तो जोड़ दी इसने। तो अब इसको आगे तक अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये अप्लाई नहीं हुआ है, कई बार ये सिचुएशन बनती है कि स्टूडेंट ने एक रो में फॉर्मूला लगा दिया, अगली के लिए वेट करता है। तो अभी ऐसे सिस्टम नहीं बने कि अपन सोचे और वो काम कर ले, ये 5th जनरेशन में काम चल रहा है, जब बनेंगे तब लॉन्च हो जाएंगे और आप तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ आपको वेट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा कष्ट अपने फिंगर्स को देना पड़ेगा, यानी इस फॉर्मूले को आगे तक अपडेट करना पड़ेगा। उसका कहना है कि भाई अभी जो आपने मेरे को एरिया दिया है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है, आप मेरा एरिया डिफाइन कर दीजिए कि इतना इतना एरिया है तो मैं उतने तक काम करूंगा। तो हमने अब इसको एरिया दे दिया कि भाई कहाँ तक काम करना है, तो आपको यहाँ पर कर्सर रखना है और कॉर्नर पे फिर कर्सर ला करके ब्लैक कर्सर की पोजीशन लानी है और इस पे क्लिक को होल्ड करते हुए आपको आगे तक इसे अप्लाई करना है। पर आप देख रहे हैं कि मैंने पकड़ के जैसे ही खींच दिया तो ये तो पूरा वही 4 दे रहा है, जो कि गलत है। तो क्लिक को होल्ड करते हुए ना लेते हुए आप सीधे सीधे डबल क्लिक करना, सॉरी कहाँ कर रहे हैं अपन, ये भी तो देख लो, स्टूडेंट पे फीस में लगाया और एग्जाम फीस में कर रहे हैं ध्यान नहीं गया मेरा, स्टूडेंट पे फीस है, इसमें फॉर्मूला लगाया तो इसको अपडेट करेंगे। तो क्या करेंगे, अब इस पे कॉर्नर पे कर्सर रखो और डबल क्लिक करो, तो यहाँ पे अपन ने डबल कर्सर की पोजीशन लाए, डबल क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि 8,000 रुपये आ चुके हैं। क्या फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें दोबारा से, ये फॉर्मूला उसने खुद इसको आगे सौंप दिया कि भाई अपना इतना एरिया अपने को काम करना ही करना है इसके अनुसार। तो अब जितने भी स्टूडेंट का आप एडमिशन लेंगे और फीस इंक्रीमेंट करोगे ऑटोमेटिक जुड़ती चली जाएगी। चाहे तो तीसरे का टेम्परेली अभी फीस डाल करके देख लो, एक का दिया अपन ने, मान लो इसका 6.5, इसका दे दिया 3, अब आप आगे देखो कितना हो गया, जोड़ दिया। तो सिर्फ एक एक बार ही फॉर्मूला लगाना है, फिर भले आपके पास कितने भी रिकॉर्ड हो, जो भी प्लस माइनस होगा उसका कैलकुलेशन सीधे सीधे मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब ये तो हुआ कि स्टूडेंट ने जितना जमा किया है, अब आगे क्या आ रहा है, अपनी कोर्स फीस। जैसे मान लो इसने तो अपने को 12,500 कंप्लीटली जमा कर दिए, लेकिन सेकंड वाले ने अपने को 8,000 जमा किए। अब अपने को ये जानना है कि भाई जिसने जितनी जमा कर दी है उसके बाद उसकी शेष कितनी बच रही है, यानी ड्यू फीस कितनी बच रही है, तो ये भी वो ऑटोमेटिक निकाल के दे दे, अपने को नहीं निकालना पड़े, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ड्यू फीस निकालने के लिए पहले कोर्स फीस तो डिफाइन करेंगे। तो अपन ने कोर्स फीस दे दी कि भाई DCA की है 12,500, अगला स्टूडेंट PGDCA के हैं तो इनकी है 13,500। अब अपने को ड्यू फीस निकालनी है, कैसे निकाल लेंगे कि उसका कितना बचा है, ये कैसे निकालें, हाँ किस में से किसको माइनस कर दें, तो भाई जो अपनी कोर्स फीस है टोटल, इसमें से उसने जितना जमा करवा दिया इतना माइनस कर दे, है ना। तो यहाँ पर आप कर्सर रखो। अब इसके लिए कई बार स्टूडेंट क्या है वापस से सम लगा देते हैं, तो यहाँ सम की बात ही नहीं आ रही है। सम कब होगा,
जोड़ेंगे, वैल्यू को प्लस करवाना तो सम लगाएंगे। यहाँ तो माइनस का काम है तो आपको सिर्फ सीधे इक्वल लगाना है, डायरेक्टली माइनस नहीं समझेगा ये। इक्वल लगाओ, किस में से किसको माइनस करना है, तो हमारा कहना है कि अब हमारी जो कोर्स फीस है वो है O2 के अंतर्गत, तो इस O2 में से माइनस कर दे किसको, तो N2 की वैल्यू को, क्योंकि N2 में क्या है, स्टूडेंट ने जितना जमा करवाया है वो फीस है। ठीक है, तो हमने दिया कि भाई इस कोर्स फीस में से माइनस कर दे किसको, जितना वो जमा कर चुका है, यानी O2 माइनस N2। अब यहाँ पे कर दीजिए आप एंटर। क्या बता रहा है उसका, 0, क्योंकि भाई उसकी कोई फीस ही शेष नहीं है। अब इसी को अगर अपन आगे अप्लाई करें तो यहाँ से जैसे ही हम इसे आगे तक अप्लाई करेंगे तो अगली फीस आपको मिल जाएगी सेकंड वाले स्टूडेंट की, कितनी बची है। अब इसमें से भी जैसे ही प्लस माइनस होगा तो टोटल पे इफेक्ट पड़ेगा। मान लो इसका अपन ने कम किया तो तुरंत उसका भी बता रहा है कितना शेष है, 4000। ठीक है, तो सिर्फ हमें क्या करना पड़ा, हमें सिर्फ उसकी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ी और जो फीस वगैरह है वो डालनी पड़ी है। उसने टोटल प्लस माइनस अपने को सारा कैलकुलेशन करके यहाँ तक दे दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन डेटा मैनेज कर सकते हैं। इसे भी और ज़्यादा फैसिलिटी के अनुसार मैनेज करना सीखेंगे, लेकिन पर डे ये ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलेगा, है ना। तो इसीलिए बोला है मैंने कि एक सीट पे मिनिमम 15 दिन अपना काम चलेगा, 15 से 20 दिन, तो हर दिन का काम आपको इसमें सेव करते हुए चलना है। अब जैसे ये अपन ने डाल दिया है, मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है इतना, है ना। इसको कर दो Ctrl+S, ब्राउज में जाओ और भगवान के लिए लोकेशन देख लेना कि कहाँ सेव कर रहे हो बहुत परेशानी आती है क्योंकि, तो यहाँ पे आप लोकेशन ले लो ई, है ना, और ई के बाद यहाँ पे फाइल नेम दे दीजिए। तो क्या नाम देना है अपने को, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, है ना, नहीं तो आई एम अ रॉक स्टार, आई एम अ रॉकी, ये बहुत नाम देते हैं, है ना। तो इस तरह के कोई नाम नहीं देना है, सिंपल बेसिकली अपना नाम चलने दो, सादा जीवन उच्च विचार, है ना। तो वही करना है, सीधे सीधे नाम दे दीजिए बस, और सेव एज टाइप में ये जाएगा एक्सेल वर्कबुक के रूप में, है ना। यहाँ से इसको कर दीजिए सेव। अभी मैंने फोल्डर नहीं बनाया है, आपको फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर के अंदर डालना है, नहीं तो बाद में कहीं पर भी डाल दी और किसी ने भी डिलीट कर दी तो मुझसे तो बिल्कुल मत बोलना कि मैम फाइल डिलीट हो गई। ठीक है, खुद बनाओ, ये खुद की जिम्मेदारी है, कैसे ही लाओ, बनाओ तो बनाओ, नहीं तो फिर मत बनाओ, क्योंकि ये चीजें डोज से सिखा रहे हैं। डोज हो गया है, विंडोज हो गया और वर्ड भी हो गया है। जब यहाँ तक का सफर आप कवर कर चुके हो तो ये बेसिक सी चीजें हैं कि ये अब अपने को आनी चाहिए कि कहाँ सेव हो रही है, फोल्डर में गई है या नहीं गई है, रोज का डेटा सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट प्योर झूठ भी बोलते हैं, सेव नहीं किया होगा, लोकेशन सेलेक्ट नहीं की होगी, पर दावा यही करते हैं कि नहीं हमने तो ई ही लिया था, हमने तो डी ही लिया था, और पता चल रहा है वो बैठी डॉक्यूमेंट में है। तो क्या है कि डॉक्यूमेंट में जो डेटा गया है उसकी और डी की इतनी ज़्यादा अच्छी रिश्तेदारी नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल को कहीं पे भी पहुंचा देगा, है ना। तो वो नहीं लेना है। फिलहाल आप यहाँ पे इसको सेव कर दें तो ये प्रॉपर आपकी फाइल जो है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के नाम से सेव हो जाएगी। और बाद में जब इसे कल आप ओपन करें तो ओपन करने के बाद वापस से अगर अपन इसका जो है डेटा सेव करें तो फिर दोबारा से आपको सेव में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नया चेंजेस करो तो सिर्फ Ctrl+S कर सकते हो, है ना, तो वो डेटा आपका इसमें स्टोर हो जाएगा। और अभी तक अपन जिस शीट पे काम कर रहे हैं उसका नाम दे रखा है अपन ने शीट 1, इसका नाम भी देना है। ये क्या है, अपना मेन डेटाबेस है जहां अपन पूरा डेटाबेस रख रहे हैं। तो इस शीट का नाम देने के लिए आपको क्लिक करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, जहां शीट 1 आ रहा है वहां क्या करोगे, राइट क्लिक, इसमें नाम आ रहा है रीनेम कमांड, वही जो अपन ने डोस में पढ़ रखी है, रीनेम पे क्लिक कर दो और इसका नाम दे दो डेटाबेस। ठीक है, ये डेटाबेस दिया, एक बार बाहर क्लिक करो, इसको कर दीजिए Ctrl+S, तो ये जो मैंने नाम दिया है प्रॉपर सेव हो जाएगा। कल फिर बाद में हम इसी को ओपन करके इसी पे आगे काम करेंगे, है ना। क्लियर सभी को।